बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर को मरीम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस बात हम कर चुके हैं कि कितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान के इदारों पर। इस पर ज़रा बात करते हैं कि मरीम साहबा और मुस्लिम लीग नून को इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी, अदालती महाज पर जो है और सियासी महाज पर और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके मामले में। एक तो बात ये तयशुदा है और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने आपके सामने जो वीडियो में तफसील से बताया कि सलीम साफ़ी साहब ये बता रहे हैं कि मरीम नवाज़ के वालिद नवाज़ शरीफ जो तासुर ये देते हैं कि वो बहुत इनकलाबी हैं, दबंग हैं, वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, 74 साल बकौल उनके जो निज़ाम है उसको बदलना चाहते हैं, फ़ौज के किरदार को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ मुसलसल डील की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान उन पर बरस पड़े हैं, नून लीग पर, कि आपके दो बयानी हैं और आप फैसला करें, आपने लड़ना है या पाँव में पड़ना है। अब ऐसे नहीं चलेगा, वरना मुझे बताएं अल्लाह हाफिज़, मैं तो PDM की सरप्राइज छोड़ने लगा हूँ। फिर आप नजम सेठी साहब को देखें, वो नजम सेठी साहब जो 4, 5, 6 रोज़ पहले तक या 17 नवंबर से पहले तक बता रहे थे कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं, आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान की हुकूमत का रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कल का जो प्रोग्राम था, यानी जो उनका प्रोग्राम था आई थिंक 23 तारीख वाला जो उनका प्रोग्राम था, 24 वाला, 24 नवंबर वाला प्रोग्राम, उसमें सिर्फ वो आंसुओं के साथ रोए नहीं है, बाकी उनकी फ्रस्ट्रेशन देखने वाली थी, जिसमें उन्होंने रगड़ा दिया नून लीग को कि इनके MNAs MPs डरू हैं और डरपोक हैं, जब तक इशारा नहीं होगा फौज का तब तक नहीं निकलेंगे। और बहुत ही मायूस नजर आए नजम सेठी भी PDM के साथ, और उन्होंने PDM को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया कि जो है वो इजलास पे इजलास करते हैं, निकलता कुछ नहीं है, यही बात वो कर रहे हैं। फिर और बहुत सारे आप देख लें। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ इमरान खान साहब की हमायत की कुछ एंकर्स ने, अगर उन्होंने ज़ाती मफादात के लिए की थी तो गलत किया था, और अगर उनके अब ज़ाती वो मफादात को ठेस पहुंचा है और इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उनको वो लिफ्ट नहीं कराई, तो अब वो माफ़ी मांगने शुरू हो गए कि जी हम माफ़ी मांगते हैं, हमने इमरान खान को गलत सपोर्ट किया था। अच्छा, उसको तो बहुत प्रोपिगेट किया जाता है कि जी वो एंकर माफ़ी मांगने शुरू हो गए, इमरान खान को हमने सपोर्ट किया था। लेकिन जो PDM के हामी थे, जो PDM से मायूस हो चुके हैं, जो PDM के ऊपर बरस रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि PDM से मायूस हो गए, PDM के जो है वो अजीबो गरीब हरकतों की वजह से और तारीख पे तारीख की वजह से बड़े बड़े दावे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हुकूमत घर जा रही है, गिरा देंगे, इस्तीफे दे देंगे, लॉन्ग मार्च कर देंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके ऊपर कोई भी अब बात नहीं कर रहा। इनसे भी तो ज़रा पूछे ना कि भाई आप क्यों आप PDM से माफिया, PDM की हमायत पे माफिया मांग रहे हैं और आप इतने जो है वो डिसार्ट हो गए। अब पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि इसकी सियासी कीमत मरीम साहबा की जमात को क्या अदा करनी पड़ेगी। मरीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब क्या था? लुबे लुबाब यह था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि 2018 में हमने जीतना था, हमें फौज ने हिरा दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन हमने जीतना था, हमें हिरा दिया। कश्मीर इलेक्शन हमने जीतना था, हमें हिरा दिया। 2023 के इलेक्शन में भी हमें बाहर किया जा रहा है, 2023 के इलेक्शन में भी हमें नहीं आने दिया जाएगा। अदालतें हमारे खिलाफ हैं, फौज हमारे खिलाफ है, हुकूमत हमारे खिलाफ है, आगे हमारा कोई चांस नहीं है। मुझे बताएं, जो जमात ये तासुर दे रही हो कि उन्होंने 2023 में जीतना नहीं है और अगर वो जीतने की पोजीशन में हुए भी तो उनको नहीं जीतने दिया जाएगा, कोई पागल होगा जो उनका टिकट लेगा? विनिंग आर्सेस की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। देखें, ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज वाले क्या करते हैं, वो इलेक्शन के करीब जाके और देखते हैं कि किसकी आवाज़ चल रही है, फिजा चल रही है, कौन आ सकता है, वो उसका टिकट लेते हैं। वही लोग हैं जो काफ लीग में थे, पहले नून लीग में थे, फिर काफ लीग बनी उसमें आ गए, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए, फिर नून लीग में आ गए, और PTI में बहुत बड़ी तादाद है विनिंग आर्सेस की। और ये एक रियलिटी है, उनके बगैर आप हुकूमत बना नहीं सकते। तो जब मरीम साहब खुद ये उनको बता रही हैं कि भाई हमारे कोई चांस नहीं है, हमारी कोई डील नहीं हुई, हमारी बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं बन रही, तो कौन इनका टिकट लेगा? पहली तो इसकी कीमत अदा करेंगी सियासी इस अंदाज में। दूसरा, इनके अपने लोग, आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने बताया था आपको, तारिक अजीज साहब की वो खबर थी कि ख्वाजा सादिर रफीक साहब के घर जो मीटिंग हुई थी उसमें बरस पड़े सारे कि क्या करनी है मरीम साहबा, ऐसे नहीं है, ये तो हमें तो ये बर्बाद करके रख देंगी। और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो अरकान हैं, जो हमारे टिकट होल्डर हैं, जो हारे हुए हैं या जो जीते हुए भी हैं, 5 साल बड़े मुश्किल से वो गुजारेंगे पोजीशन में, और अगर 2023 में हम ना इक़्तिदार में या इक़्तिदार में आने के चांस ना हुए तो ये पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। और फिर आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि मरीम साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक रीट्वीट नहीं किया उनको, हमजा साहब ने रीट्वीट नहीं किया, हमजा साहब या शहबाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला मरीम साहबा के उस सारे बयानिए पे, उनके उन सारे इल्ज़ामात के ऊपर। ऊपर से इमरान खान साहब जो हैं वो बलदियाती इदारों के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं,
उस पर पार्टी के अंदर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीआई के अंदर कि हम इलेक्शन हार जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा हारते हैं हार जाएं, अगर हारने का डर है तो क्या मैं इस्लाहात ना करूं। उन्होंने कहा जी कराएं आप बल्दियाती इंतखाबात, और बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहते मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस्टेशन ये है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले असम्बलियों से इस्तीफे दो, इसका रास्ता रोको। वो ये कहते हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात शुरू हो गए तो सारे लोग तो उधर बिजी हो जाएंगे, और जब बल्दियाती इंतखाबात जो जीत जाएगा वो रिलैक्स हो जाएगा। नीचे बात कर रहा हूँ, जो इनके लोग हैं जो बंदों को लेके आते हैं, जो निकालते हैं, और इनको पता है कि बल्दियाती इंतखाबात हो गए, फंड्स बल्दियाती इदारों को ट्रांसफर हो गए, तो फिर अगर काम होने लगे तो लोग तो कहेंगे कि जी जो भी है इमरान खान ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात करा दिए हैं, तो लोग इससे काफ़ी एक फ़िज़ा नीचे चेंज हो जाएगी। तीसरा जो, बल्कि दूसरा, पहला तो मैंने आपको सियासी बता दिया क्या कीमत अदा करेंगी, दूसरा है कानूनी महाज पर। उस पर मेरी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए, मरीम साहब को तलब करना चाहिए, उनसे सबूत मांगने चाहिए, वरना उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट करने और जेल में भेजें उनको कि ये क्या तमाशा बना रखा है। फौज के ऊपर इल्ज़ामात, अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात, दो साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात, मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात, दो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात, जिनमें एजाजुल हसन साहब हैं और उमर अता बंदियाल साहब हैं। और उमर अता बंदियाल साहब का टेन्योर और उनका टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल दौर होगा, क्योंकि जब जनवरी 2022 से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो जाएगा, और तकरीबन हो भी गया लेकिन मज़ीद शिद्दत के साथ हो जाएगा। फरवरी में आ जाएंगे उमर अता बंदियाल साहब, इलेक्शन तक तकरीबन उमर अता बंदियाल साहब हैं, इलेक्शन से कुछ देर पहले तक। तो इस दौरान जो अदलिया के ऊपर हमले हो रहे होंगे, जो इदारों के ऊपर हमले हो रहे होंगे, जो ऑडियोज़ आ रही होंगी, जो वीडियोज़ आ रही होंगी, जिस तरह से पिछली वीडियो में बताया, वो कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि एक नंगी और गंदी वीडियो आने वाली है और इदारों के हवाले से, और नजम सेठी कहते हैं कि पार्टी को टास्क दे दिया कि अदलिया के ऊपर हमले करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका टेन्योर बहरहाल उनके लिए बड़ा ही एक टफ जो है वो टेन्योर होगा। अब आ जाएँ तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही होगी, फ़ौज क्या सोच रही होगी। क्योंकि ज़ाहिर है फ़ौज के को भी एक मजाक बना दिया गया है। जो जनरल फैज़ साहब के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार, आर्मी चीफ साहब का नाम आजकल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन पर एक तो मोहम्मद मालिक साहब का ख्याल दिया कि जब तक फैज़ साहब DGI सही थे, मरीम साहब इल्ज़ामात लगा रही थी, वो और मामला था। अब वो कोर कमांडर हैं, तो अब ये मामला बहुत सेंसिटिव है। जब भी कोई कोर हेड कर रहा होता है तो उसके एक पोजीशन मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अब रेड लाइन जो है वो उसको क्रॉस करना जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब मसला ये है कि मेरी किसी से बात हुई, रिटायर्ड एक हैं, बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं फ़ौज में, वो ये कहते हैं कि देखें जितने भी मुल्क तबाह हुए हैं ना, पैटर्न यही रहा है हर मुल्क में कि जी वहाँ पे इस तरह से पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को किया जाता है, लोगों को तकसीम किया जाता है, इदारों को आमने सामने लाया जाता है, और फिर इस तरह से उस मुल्क को कमज़ोर करके और जो है वो खुदा न खास्ता तबाह किया जाता है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी यही पैटर्न चल रहा है, और वो ये कहते हैं कि बैरूनी भी इसमें बड़ी गेम है, जिस तरह से पाकिस्तान के इदारों के ऊपर ये मरीम नवाज़ और ये सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर वो उन्होंने ये भी कहा कि वैसे पाकिस्तान खुशकिस्मत है, कई बार पाकिस्तान पर हो चुके हैं, और पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान की फ़ौज इसलिए खटकती है कि बड़े बड़े जो खेल हैं बैरूनी ताकतों के, वो पाकिस्तान की फ़ौज ने नाकाम बनाए। वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो ठीक कर रही है, इग्नोर कर रही है, इग्नोर करना ही इनकी बड़ी सज़ा है। अदील बड़ाई साहब का भी ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो इग्नोर कर रही है ये बिल्कुल दुरुस्त हिकमत अमली है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, मैं समझता हूँ कि सोमोटो लेना चाहिए, उधर भी बुलाना चाहिए, इदारों को भी सारे मामलों को देखना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इग्नोर करना ही ठीक है, इनको इग्नोर किया जाए, और यही इनके लिए जो है वो बड़ी सज़ा है। अब वो ये भी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये जो एक मरीम तासुर दे रही हैं कि वो सिर्फ फैज़ साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो और बाजवा साहब का नाम नहीं ले, उन्होंने कहा फैज़ साहब को ये सिंगल आउट नहीं कर सकती। वही बात जो सलीम साफ़ी साहब ने एनालिसिस में की थी, वो कहते हैं कि जब तक कोई यूनिफॉर्म में होता है तो इदारा उसको, उसका ज़ाहिर है अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम गलत लग रहा है तो इदारा उसको प्रोटेक्ट करता है, और अगर इल्ज़ाम उसके ख़िलाफ़ ठीक हो तो फिर जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये नहीं है कि इदारा उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दे, ये तासुर गलत है। मरीम अगर ले रही हैं कि वो सिर्फ सिंगल आउट करके फैज़ साहब को जो है वो टारगेट करेंगी। फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा यहाँ जो पैटर्न है ना जो मरीम साहब और मूली कर रही है, ये रियासत को अटैक कर रहे हैं। कैसे? रियासत में कौन कौन आता है? ज़ाहिर है हुकूमत है, सिविल गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी इदारे हैं। तो ये तो रियासत को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और रियासत पर हमले कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यही है कि, और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के हालात देख लें, वहाँ भी क्या हुआ, वहाँ पे भी यही हुआ कि वहाँ की फ़ौज के पास पैसा भी था, असलहा भी था, अमेरिका भी उनके पीछे खड़ा था, लेकिन अफ़गानिस्तान के अवाम उनके पीछे नहीं खड़े थे। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अवाम उनके पीछे नहीं खड़े थे
तो रेत की दीवार साबित हुई, अफगानिस्तान की फ़ौज और सरेंडर कर गई। तो मरीम साहबा, मेरा ये ख्याल है, सबसे बड़ी सियासी कीमत अदा करेंगी जो कुछ वो कर रही हैं, और दूसरे नंबर पे वो करेंगी जो कानूनी महाज पे अगर सो मोट होता है, और सो मोटो ना भी हो तो इससे पहले भी इन्होंने जजेस को इसी तरह से अपने खिलाफ किया था, जब झूठी खबरें लगवाई थी, व्हाट्सएप कॉल वाली खबर लगवाई, JIT का कंट्रोल ISA को देने की खबर लगवाई, फिर अभी राना शमीम वाली खबर लगवाई, फिर इसी तरह से वो जी शरीफ ख़ानदान को JIT ने क्लियर कर दिया, ये खबर लगवाई। तो इस तरह की सूरत हाल से ये जजेस को अपने खिलाफ करेंगे तो कानूनी महाज पे भी इनको ज़ाहिर है इसकी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। बाकी जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज है, मेरा ज़ाती तौर पे यही ख्याल है कि उनके ऊपर दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है और उनको रिएक्ट किसी न किसी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन ये ख्याल ये है जिनसे मेरी बात हुई कि फ़ौज बिल्कुल ठीक कर रही है रिएक्ट ना करके, और ना ही वो समझते हैं फ़ौज को रिएक्ट करना चाहिए। ये अक्लमंदी का मुजाहरा की जा रहा है। और क्योंकि अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस होती हैं? तो उनका ये ख्याल था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में प्रोफेशनल चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन होती है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की जो आप मुईशत से कई गुना बड़ी मुईशतें हैं उनकी, पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे कई गुना बड़ी उनके पास इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ज़ाहिर है, पाकिस्तान की फ़ौज प्रोफेशनल उन चीज़ों पे जो चैलेंजेस हैं दुश्मनों के सामने खड़े होने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अल्टीमेटली फ़ौज नहीं दिफा करना है इस मुल्क का, तो वो समझते हैं कि वो उनको ज़्यादा डिस्कस करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अगर होती भी होंगी तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से हट के जो चंद बड़े हैं वो बैठ के इस पर बात कर लेते होंगे। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल आने वाले दिन बड़े हंगामा खेज़ होंगे। जिस तरह से कैप्टन सफदर ने ये कहा है कि और कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, और इदारों पर ये हमले बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी वजह ये भी है कि मरीम साहबा का जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो वहाँ पे दबाव बढ़ाना चाहती हैं, और दबाव बढ़ा के और वो चाहती हैं कि वहाँ से जजेस को प्रेशराइज़ करके वो अपने हक़ में फ़ैसला ले लें, क्योंकि उनके पास कोई और अपना दिफा है नहीं, कोई रसीदें हैं नहीं, सोर्स बताने के काबिल नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।